So now let us discuss the question from value of supply chapter. A very important question and a full-fledged question. ठीक है ना? Full-fledged question है ये. रीड करते हैं साथ में. And then इसको नोट डाउन भी करते रहेंगे. जो भी important pointers है, amounts है, सब नोट डाउन करेंगे. Skylark Private Limited, Noida, Uttar Pradesh, is engaged in various kinds of commercial activities. It manufactures taxable goods and also provides certain services. The company has branch office in New Delhi. The head office at Noida and branch office in New Delhi are registered. मतलब नोएडा में एक ब्रांच है, रदर एचओ है, एंड एक ब्रांच है दिल्ली में. ये दोनों रजिस्टर्ड है. द ब्रांच ऑफिस इज एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी. ओके, मतलब एनी वैल्यू डिक्लेयर्ड इन इनवॉइस इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई. ठीक है, आगे आएगा कोई ट्रांजेक्शन तब देखेंगे, पर आपको ध्यान में रखना है रूल 28 का कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है. द कंपनी हैज रिपोर्टेड टोटल टर्नओवर ऑफ 256 करोड़ इन द मंथ ऑफ अगस्त. ठीक है, 256 करोड़ का टर्नओवर है एक्सक्लूडिंग जीएसटी इन द मंथ ऑफ अगस्त. द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड. ओके, मतलब 246 के अंदर क्या क्या है वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है. ओके, स्टार्ट करते हैं. दिस टर्नओवर ऑफ 256 करोड़ includes this turnover includes 45 crore from sale of securities which were purchased for 30 crore in the month of January last year. मतलब 45 करोड़ का आपने सिक्योरिटी सेल किया है, दैट इज शेयर्स बेचा होगा. ओके, 256 में से 45 इज फॉर सेल ऑफ सिक्योरिटीज. तो यहाँ पर हम लोग नोट बना लेते हैं. टोटल टर्नओवर इज 256 करोर्स. ठीक है, तो इसके हम लोग पार्ट्स बनाते हुए चलेंगे. सबसे पहला सेल ऑफ सिक्योरिटीज 45 करोड़. क्लियर. नेक्स्ट, द कंपनी सप्लाइड गुड्स वर्थ रुपीज 50 crores to ABC Limited in UK अंडर LUT. ओके, मतलब गुड्स एक्सपोर्ट हुआ है LUT के अंडर. समझ में आया. तो यहाँ पर क्या कहा जाता है आगे कि जो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स है वो आपको 30 करोड़ फॉरेन करेंसी में मिला है एंड 20 करोड़ हम लोग को INR में मिला है. सो एक बात मुझे बताओ, INR में मिले चाहे फॉरेन करेंसी में मिले, क्या मुझे फर्क पड़ने वाला है या नहीं पड़ेगा? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए कोई कंडीशन ही नहीं है. टेकिंग गुड्स आउटसाइड इंडिया, दैट्स इट, खत्म. ठीक है, पर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस अगर होता तो मुझे यहाँ पर देखना होता फॉरेन करेंसी में कितना मिल रहा है. सिंस इट इज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एंटायर एक्सपोर्ट्स वुड बी जीरो रेटेड. ठीक है, ऐसा नहीं कि 30 का फॉरेन करेंसी मिला तो 30 इज एक्सपोर्ट, 20 वुड बी टैक्सेबल. नहीं, एंटायर 50 वुड बी एक्सपोर्ट्स, जीरो रेटेड. तो यहाँ पर लिख दो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. अमाउंट कितनी थी? 50 करोड़. ओके, तो पूरा का पूरा 50 करोड़. नेक्स्ट, the company provided consulting services to Sherpa and Sons in Nepal for rupees 30 crore under LUT. The entire consideration is received in INR in the month of August. मतलब यही मंथ में मिला है with the permission of RBI. ओके, मतलब जो भी आपने एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस किया वो INR में पैसा मिला है, RBI का परमिटेड रूट है. ओके, नेपाल से पैसा मिलना इट्स ओके रुपीज में. तो यहाँ पर 30 करोड़ इज अवर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज. तो आ जाओ यहाँ पर और लिख दो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज. एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज. ओके, कितना? 30 crores. डन. नेक्स्ट, द टर्नओवर इंक्लूड्स. ओके, दिस टर्नओवर ऑफ 256 करोड़ इंक्लूड्स सप्लाई ऑफ गुड्स टू शंघाई, जो भी है, ट्रेडिंग कंपनी, अ कंपनी बेस्ड इन चाइना.
As per sale contract, the goods were to be assembled at Shanghai Trading Company at गुरुग्राम हरियाणा। ओ, मतलब हमने इनवॉइस किसको रेस किया है? शंघाई चाइना को, लेकिन हमने गुड्स का असेंबली कहाँ किया है? गुरुग्राम हरियाणा में। तो दिस इज अ इंटर स्टेट सप्लाई, क्योंकि हम लोग नोएडा बेस्ड है। सेक्शन 10(1)(d) के हिसाब से असेंबली का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? हरियाणा, दैट इज गुरुग्राम, यहाँ पर जहाँ पर असेंबली हुआ है। सो हरियाणा इज योर प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, सो इट इज इंटर स्टेट सप्लाई। समझा? द पेमेंट ऑफ गुड्स इज रिसीव्ड इन कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज, जो कि इररिलेवेंट है। ओके, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स होने के लिए गुड्स शैल बी टेकन आउटसाइड इंडिया। सिर्फ इनवॉइसिंग आई अपना फॉरेन करेंसी में होने से मतलब नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर लिख दो अभी, इंटर स्टेट सप्लाई लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। इंटर स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई अमाउंट होगा अपना कितना था? 10 करोड़, ठीक है, ₹10 करोड़। नेक्स्ट, गुड्स वर्थ ₹20 करोड़ आर सप्लाइड अंडर LUT टू DEF प्राइवेट लिमिटेड लोकेटेड इन SEZ उत्तर प्रदेश। ठीक है, LUT के अंडर गया, तो इट इज अ जीरो रेट सप्लाईज, ठीक है ना? तो यहाँ पर वापस से कर दो जीरो रेट सप्लाईज, सप्लाईज टू SEZ, अमाउंट इज 20 करोड़। ओके, इंटरसिटी है ना ये भी, ₹20 करोड़ इंटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुड्स वर्थ ₹40 लाख वेर बीइंग प्रोक्योर्ड फ्रॉम अ वेंडर इन जापान। ओके, जापान से खरीदा। While goods were in transit, the company secured an order for said goods। ओके, ₹50 लाख का ऑर्डर था, थाईलैंड में आपको पहुंचाना है। मतलब गुड्स आर मूविंग फ्रॉम जापान टू थाईलैंड विदाउट एंटरिंग इनटू इंडिया। कैन आई से दिस इज अ आइटम ऑफ शेड्यूल 3। सो इसके ऊपर कोई GST नहीं लगेगा। फिर भी हम लोग को ब्रेकअप का पार्ट करके रखना है इधर। ओके, यहाँ पर लिख देंगे 40 लाख लिखेंगे या 50 लाख लिखेंगे, बताओ? आंसर इज 50 लाख, क्योंकि हम लोग टर्नओवर से माइनस करते हुए चलेंगे, है ना? सो 256 था अपना सेल, तो यहाँ पर परचेज वैल्यू 40 लाख इज इरेलेवेंट। आपको आपको 50 लाख का वैल्यू कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है? चलो यहाँ पर लिखो आउट एंड आउट सेल्स। जो भी आपको टर्म्स लिखना है आप लिख सकते हो। हम लोग क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं। ₹50 लाख, आउट एंड आउट सेल 50 लाख। आगे बढ़ते हैं। ऊपर का करोड़ ही था ना, 20 करोड़ ही था ना, देख लेता हूँ एक बार। हाँ, 20 करोड़ ही था। द कंपनी ओन्स 3 इमूवेबल प्रॉपर्टीज इन नोएडा। मतलब खुद ही के स्टेट में 3 इमूवेबल प्रॉपर्टी है। जो पहला इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ओके, वो प्रिंटिंग प्रेस को दिया है चलाने को। 10 लाख रुपया आपको भाड़ा आ रहा है हर महीना। डन। नेक्स्ट, सेकंड बिल्डिंग इज लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। कैन आई से दिस वुड बी एग्जेम्प्ट? ओके, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए आपने दिया हुआ बिल्डिंग। द थर्ड बिल्डिंग इज फॉर कोल्ड स्टोरेज, जिसका रेंट आपको 5 लाख रुपए आ रहा है, ठीक है? सो 10 एंड दिस 5 इज टैक्सेबल, दिस इज एग्जेम्प्ट। पर ये टर्नओवर में तो पूरा का पूरा इंक्लूडेड है, तो यहाँ पर अपन इसको ब्रेकअप करेंगे थोड़ा सा। रेंटिंग, ओके, रेंटिंग। अब रेंटिंग में मैं लिख रहा हूँ, लाखों में था, करोड़ों में था, क्या था? लाख में था, ओके। पर मंथ अपने को अगस्त मंथ का ही निकालना है। सो कमर्शियल प्रॉपर्टी 10 लाख, रेसिडेंशियल 5 लाख, एंड कोल्ड स्टोरेज वाला 5 लाख। डन। सो टोटल यहाँ पर आएगा 20 लाख। ओके, आगे। द रिमेनिंग टर्नओवर, मतलब इन सबको छोड़ के जो बचा हुआ टर्नओवर होगा, दैट टर्नओवर इज इन द रेशियो ऑफ 3:2
फॉर गुड्स सोल्ड विद इन स्टेट एंड आउटसाइड स्टेट। मतलब 3 अगर विद इन है तो 2 इज आउटसाइड स्टेट। समझ में आया? अगर 3 विद इन है तो 2 है आउटसाइड द स्टेट। आई होप इट इज क्लियर। अभी अपने को निकलना पड़ेगा रिमेनिंग टर्नओवर। चलो, अच्छा मैंने स्क्रीन स्विच नहीं किया था, ये लो, ये पढ़ लो। द रिमेनिंग टर्नओवर कंप्राइज ऑफ टैक्सेबल गुड्स विद इन स्टेट एंड आउटसाइड स्टेट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ओके, तो रिमेनिंग टर्नओवर कैसे निकालेंगे? वो आपने इतना मेहनत से जो लिखा है ये सब, ओके, 256 माइनस ऑल दिस वुड फॉर्म रिमेनिंग टर्नओवर। चलो करो, कितना आएगा? 256 माइनस 45। देखो, करोड़ होगा तो डायरेक्ट माइनस करना, लैक्स होगा तो 0 पॉइंट करके माइनस करना। ओके, माइनस 45 माइनस 50 माइनस 30 माइनस 10 माइनस 20 माइनस 0.5 माइनस 0.2, कितना आया? 100.3। 100.3 इज अ रिमेनिंग टर्नओवर, जिसमें 3:2 के रेशियो में आपको बांटना है विद इन द स्टेट एंड आउटसाइड द स्टेट। ओके, विद इन द स्टेट एंड आउटसाइड द स्टेट, ठीक है, 3:2। सो 3/5 into 100.3 is domestic, that is intrastate. 2/5 into 100.3 is interstate। 60.18, 60.18। इसके ऊपर लगेगा CGST SGST माइनस 100.3, इसके ऊपर लगेगा IGST। आया समझ में? सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने कर ली है। अभी आपको क्या करना है, आगे का क्वेश्चन पढ़ना है। और भी कोई ट्रांजैक्शन छूटे हुए हैं क्या, वो भी देख लेते हैं। ओके, द टर्नओवर ऑफ 256 इंक्लूड्स द अबव इन एडिशन टू अबव, मतलब उन इस 256 में नीचे वाले टर्नओवर्स नहीं है। ओके, ये दो आइटम नहीं है। क्या नहीं है, पढ़ते हैं। द कंपनी ट्रांसफर्ड इट्स स्टॉक, कंपनी ने ट्रांसफर किया अपना स्टॉक नोएडा से दिल्ली, दैट इज इंटर स्टेट, बराबर है, कंसिडरेशन नहीं था। शेड्यूल 1 एक्टिविटी। ओके, रूल नंबर 28, एनी वैल्यू डिक्लेयर्ड इन इनवॉइस इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। एंड अपने को क्वेश्चन में ऊपर ही दिया था, दिल्ली ब्रांच इज एलिजिबल फॉर फुल ITC। स्क्रीन स्विच करना मैं भूल रहा हूँ बार बार, रुको वापस से बताता हूँ। टर्नओवर ऑफ 256 करोड़ इंक्लूड्स टर्नओवर रेफर्ड टू इन पॉइंट नंबर 1 to 7। ओके, ऊपर वाला इंक्लूडेड था। अदर देन दैट, नीचे का जो दो ट्रांजैक्शन है वो आपको इंक्लूड करना है। नोएडा से दिल्ली स्टॉक बेचा है आपने, दैट इज इंटरसेट सप्लाई, इट इज टैक्सेबल। विदाउट कंसिडरेशन है तो भी टैक्सेबल, रूल नंबर 28 लगाएंगे। ओके, ओपन मार्केट वैल्यू वगैरह वगैरह, एक प्रोवाइजो है, उसमें कहा जाता है कि इनवॉइस में जो भी वैल्यू लिखा है दैट विल बी वैल्यू ऑफ सप्लाई इफ रिसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर फुल ITC। इन द क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ था रिसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर फुल ITC, ये देखो, द ब्रांच ऑफिस ऑफ दिल्ली इज एलिजिबल फॉर फुल ITC। तो अपने को जो इनवॉइस वैल्यू होगा वही लेना पड़ेगा टैक्स लगाने के लिए। ओके, सो 4.5 CR इज द इनवॉइस वैल्यू, सो दिस इज नथिंग बट आवर वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये अपना इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ पर मैं अलग से इसको लिखूंगा। इंटरस्टेट ब्रांच ट्रांसफर, इंटरस्टेट ब्रांच ट्रांसफर 45 नहीं, कितना, 4.5 करोड़। ओके, 4.5 करोड़। आगे बढ़ते हैं। द कंपनी, देखो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का डेटा सब इररिलेवेंट है। ये सब डेटा आपको पढ़ना है तो पढ़ो, इररिलेवेंट है, क्योंकि एनी वैल्यू डिक्लेयर्ड इन इनवॉइस इज द वैल्यू ऑफ। अगर अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वगैरह ओपन मार्केट वैल्यू से अगर आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई कम आ रहा होगा ना तो वो ले लेना। क्वेश्चन में अगर ओपन मार्केट वैल्यू दिया है से 3 करोड़, तो आप 3 करोड़ ले लेना, ठीक है, विच एवर इज बेनिफिशियल टू असेसी। ओके, लेकिन उसमें फिर ये लाइन नहीं होनी चाहिए, इनवॉइस इतने का बना है। अगर इनवॉइस बना लिया तो बात ही खत्म हो जाती है। ओके, यहाँ पर ओपन मार्केट वैल्यू वगैरह कुछ दिया नहीं है। दिया है क्या, क्या दिया है? इंडिपेंडेंट बायर दिया हुआ है ना, किधर है? 15 करोड़ में, ठीक है, उससे कुछ मतलब ही नहीं, क्योंकि आप लोग इनवॉइस पे जो वैल्यू डालोगे दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, अगर ये इनवॉइस वैल्यू का डेटा नहीं होता तो हम लोग क्या लेते? ओपन मार्केट वैल्यू, फिर लाइक काइंड एंड वो सब चलता। तो यहाँ पर इनवॉइस का वैल्यू दिया तो 4.5 CR पर अपना ये पॉइंट क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट, द कंपनी हैड सेंट गुड्स वर्थ रुपीज 12 करोड़ एक्सक्लूसिव ऑफ GST टू शर्मा ट्रेडर्स।
Okay, to Sharma Traders in Haryana on approval basis on 15th January, 15th February, 15th March. हम लोग अगस्त में बैठे, ठीक है, जन फेब मार्च में गया था। 4 करोड़ इन ईच मंथ, मतलब कितना, 16, नहीं सॉरी, 4 into 3, 12 करोड़। ओके, गुड्स ड्यूरिंग ऑल 3 months वेर अप्रूव्ड इन द मंथ ऑफ सितंबर। अपन सितंबर में है कि कभी है, हम लोग अगस्त में है, बराबर ना, वी आर इन द मंथ ऑफ अगस्त। अभी आपको क्या चेक करना है, 6 महीने वाला जो टाइम लिमिट था, क्या वो एक्सपायर हुआ है या नहीं हुआ है, या कौन से गुड्स का एक्सपायर नहीं हुआ है, कौन से गुड्स का एक्सपायर हुआ है। 15 जैन को भेजा, 15 फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ओके, 6 महीने का टाइम लिमिट है। ऑल थ्री ऑल द थ्री कंसाइनमेंट्स वर अप्रूव्ड इन द मंथ ऑफ सितंबर। ठीक है, अप्रूव हुआ उससे कुछ मेरे को मतलब नहीं है। अपन क्या चेक करेंगे, एक एक करके चेक करेंगे हम लोग कि कौन से गुड्स का टैक्सेबिलिटी अगस्त में आ रहा है, क्योंकि हम लोग अगस्त में, बराबर। 15 जनवरी का कभी आया होगा, 15 जुलाई को। फेब्रुवरी का देखते हैं, फेब्रुवरी का मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है, मतलब 15 अगस्त को आपको इनवॉइस बनाना था एज पर सेक्शन 31 सबसेक्शन 7। ठीक है, आपने आपने कब बनाया होगा, भले आपने बाद में बनाया, लेकिन टैक्स तो आपको अभी पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई का प्रोविजन ट्रिगर हो जाता है अगस्त में। 15 मार्च वाला सितंबर में जाएगा, वो इग्नोर मारो। तो 4 करोड़ का फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, तो दिस वुड बी अवर गुड्स सेल ऑन अप्रूवल बेसिस ऑफ द मंथ अगस्त। नंबर लिख देता हूँ, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल 4 करोड़। डन, आगे बढ़ते हैं। बस हो गया ना क्वेश्चन? ठीक है, अभी आंसर आप लोग निकालते रहना, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर हिंट दे करके आगे बढ़ रहा हूँ। जो मैं सर्कल मारूंगा ना, इसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है, समझ में आया? चलो, सेल ऑफ सिक्योरिटीज, इसके ऊपर टैक्स आएगा क्या? नहीं आएगा। ये अपना एग्जेम टर्नओवर फॉर द पर्पस ऑफ रिवर्सल ऑफ आईटीसी में 1% कंसिडर किया जाएगा। ओके, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इसके ऊपर भी टैक्स नहीं आएगा, समझ में आ रहा है? लेकिन ये मेरा जीरो रेट टर्नओवर है, मेरे को 3B में डिक्लेयर करना पड़ेगा। ओके, मतलब आपको रिपोर्टिंग तो करनी है, लेकिन टैक्स कैलकुलेशन नहीं करना। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज नहीं करना है। इंटर स्टेट सप्लाई, यस, इसके ऊपर आपको टैक्स का पेमेंट करना होगा, आईजीएसटी। ये क्या था, गुरुग्राम में जो असेंबली किया वो था ये। ओके, सप्लाई टू एसिड, ये जीरो रेट था और मेरे पास एलयूटी था। ओके, सो इसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं आएगा, भले इंटर स्टेट है। आउट एंड आउट सेल, इसके ऊपर भी कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट, रेंटिंग। रेंटिंग, हम अगर रेंटिंग की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बोला था। ओके, क्या बोला था, यहाँ पर जो रेसिडेंशियल है वो एग्जेम्प्ट है। ओके, तो खाली आपको सिर्फ 15 लाख के टर्नओवर पर टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, समझ में? एंड प्रॉपर्टी कहाँ पर है, नोएडा में है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी भरेंगे, यहाँ पर आईजीएसटी भरने वाले थे। ओके, एंड इस 60.18 पर हम भरेंगे विद इन द स्टेट वाला ना, तो ये सीजीएसटी एसजीएसटी, एंड इस 40.12 पर आईजीएसटी। समझ में आया? वेरी क्लियर, बस दैट्स इट। एंड इसके बाद अपने को इन लोगों के ऊपर भी टैक्स लगाना है, 4.5 CR, यहाँ पर दिल्ली में है। ओके, तो आईजीएसटी एंड गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, ये भी अपना सेम स्टेट में ही था शायद से। फिर रुको एक बार चेक कर लेता हूँ। अच्छा नहीं, यहाँ पर हरियाणा दिया हुआ है। ओके, आ जाओ मेरी स्क्रीन पर, आ जाओ आप लोग। हरियाणा लिखा हुआ है, देखो, शर्मा ट्रेडर्स हरियाणा, तो आईजीएसटी लगाएंगे इसके ऊपर। चलो फिर यहाँ पर भी हम आईजीएसटी कर लेते हैं, यहाँ पर भी आईजीएसटी। सो टोटल इंटर स्टेट सप्लाईज लेविएबल टू आईजीएसटी कितना हुआ, चलो कैलकुलेट करो मेरे साथ। 10 करोड़ प्लस प्लस 40.12 प्लस, अच्छा 10 के बाद 10 करोड़ लैक्स हुआ ना, ये 10 करोड़ प्लस, ये भी करोड़ में है, 40 करोड़ 12 लाख प्लस 4.5 CR प्लस 4 CR, तो 58 करोड़ 62 लाख। और 58.62 करोड़ के ऊपर लगेगा आईजीएसटी, एंड जो बाकी का है एसजीएसटी के लिए 60.18 प्लस 0.15,
ठीक है, ये जो अपना रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी है वो, और कुछ है इंटरस्टेट में? नहीं, बस। तो 60.33 lakhs, सॉरी क्रोर्स, इज आवर इंट्रा स्टेट। ये इंट्रा हुआ एंड ये हुआ इंटर। डन। दैट्स इट विद दिस क्वेश्चन। पूरा प्रेजेंटेशन आप करते रहना, आपको आई होप समझ में आया हो सब कुछ।